हेलो एवरीवन, हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। हमने उसके सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए, सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, उसमें जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स, जिस टाइप के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो भी आते हैं सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। लेकिन अब हम करेंगे एक बायोलॉजी का चैप्टर। बायोलॉजी का चैप्टर करेंगे रिप्रोडक्शन। बेटा लाइफ प्रोसेस नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लाइफ प्रोसेस हाफ ईयरली में आ रखा था, तो कुछ बच्चों को ना वो हो रखा है। कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि मैम आप ना रिप्रोडक्शन करा दो पहले, क्योंकि हमारा हाफ ईयरली के बाद का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, तो आज हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेटा आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, बडिंग पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, रीजनरेशन पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में लास्ट में 5 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड, और सारे प्रीवियस ईयर होंगे 2023, 24, 22 वाले क्वेश्चंस। ठीक है, जो 5 नंबर के और 3 नंबर के होंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। फटाफट से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझो कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। री मतलब होता है अगेन, एंड प्रोडक्शन मतलब बनाना। तो अपने ही जैसे और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब समझो, तो रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है बेटा, री मतलब अगेन, री मतलब अगेन, एंड प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन करना। तो जब हम अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। ठीक है बेटा, अब ये क्यों जरूरी है, मतलब रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो स्पीसीज को कंटिन्यूटी, स्पीसीज की कंटिन्यूटी रखने के लिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन चीजें बढ़ती रहे आगे, ठीक है, और जो लाइफ है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समझते हैं, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ और नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं, जिनको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं उनको हम? ऑफस्प्रिंग। अब समझो, ऑफस्प्रिंग चाइल्ड बोल सकते हो आप इसको समझने के लिए। तो जब मेल फीमेल में गैमेट होता है, गैमेट्स जो होते हैं मेल फीमेल के, वो फ्यूज होते हैं, तो क्या बनाते हैं? वो ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये एसेंशियल है, बहुत जरूरी है, ठीक है, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अर्थ के ऊपर लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहे, स्पीसीज आफ्टर स्पीसीज, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्पीसीज जो है वैसे ही बढ़ती रहे आगे, इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं रिप्रोडक्शन होता है 2 टाइप का, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या मतलब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा गैमेट्स नहीं बनते, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल टाइप का रिप्रोडक्शन है। इसको एक तरीके से बोल सकते हैं काइंड ऑफ सेल डिवीजन हो रहा होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है। एग्जांपल ये समझते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल में, यहाँ पे भी कोई पेन नहीं है, एक मिनट, जैसे बेटा देखो ये एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये टूट गया, अलग हो गया, ये इसका एक पार्ट। अब क्या होगा, इसमें से ही एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये है आपका क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इसमें 2 इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो समझो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है इन्वॉल्व ओनली अ सिंगल पेरेंट, जिसमें एक ही पेरेंट होता है, ठीक है, जिसमें मेल फीमेल गैमेट्स जैसा कुछ भी नहीं होता। अगली चीज, ये एक फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। क्या ये एक फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? कहने का मतलब है सिंपल, एक सेल था, देखो एक सेल था, वो डिवाइड कर गया, उसने 2 सेल बना दिए, ठीक है, और ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। नो वेरिएशंस आर प्रोड्यूस, यहाँ पे वेरिएशंस प्रोड्यूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई एक ही पेरेंट था, एक ही पेरेंट के कुछ सेल, स्पेसिफिक सेल टूटे, अलग हो गए और उनसे ऑर्गेनिज्म बन गया, तो कोई वेरिएशंस, कोई चेंजेस, कोई बदलाव देखने को यहाँ पर नहीं मिलते, ठीक है। अगली चीज, इंडिविजुअल फॉर्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जो इंडिविजुअल बनता है, जो ऑफस्प्रिंग बनता है, वो बिल्कुल सेम होता है, वैसा का वैसा जैसे पेरेंट थे, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं होते, जीन सेम होते हैं, सब कुछ सेम होता है। अगली चीज समझो बेटा, यहाँ पर नो गैमेट फॉर्मेशन अगर लिख लो, नो, दूसरा पेन यूज कर दें ताकि आपको दिखे प्रॉपर। तो बेटे यहाँ पे देखो, नो गैमेट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन। अब समझेंगे क्या होता है, लिख लेना आप, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता। अब बेटा पढ़ेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? 2 पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। क्या होती है बेटा? इन्वॉल्व 2 पेरेंट विद डिफरेंट सेक्सेस। एक मेल होता है और एक फीमेल होती है, उनके गैमेट्स होते हैं,
वो फ्यूज कर जाते हैं और फिर क्या बनता है, न्यू इंडिविजुअल बनता है। अब समझो ये मच स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी कि यहाँ पर टाइम लगता है, क्योंकि पहले बनेंगे गैमेट्स, गैमेट बनने के बाद में वो फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर एक ऑफस्प्रिंग बनेगा, फिर उसकी ग्रोथ होगी, बहुत टाइम लगेगा। तो ये क्या है, स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, क्यों, देखो एक मेल होगा, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, ठीक है, एक फीमेल होगी और फीमेल के भी क्या होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, उन दोनों फीचर्स को मिला के फिर एक ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो उसके अंदर तो भाई मेल की प्रॉपर्टीज भी होंगी, है ना, फादर जैसी भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और कुछ मदर की प्रॉपर्टीज भी होंगी, तो यहाँ पे वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। यानी कि जो यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल बनता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होता पेरेंट जैसा, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसके जीन्स जो होते हैं उसकी खुद की भी कुछ आइडेंटिटी होती है। समझ में आ गई बात। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन अकर, साथ में यहाँ पे गैमेट्स भी बनते हैं भाई, जब भी तो फर्टिलाइजेशन होगा तो गैमेट फॉर्मेशन अकर। क्या कोई समस्या है किसी को, समझ में आ गई इतनी बातें, ठीक है। अब आगे समझो भाई क्या होता है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा समझो हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, लेकिन किस में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। किसके अंदर पढ़ रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। भाई हम ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले यूनिसेलुलर में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम मल्टीसेलुलर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, पहले हम यूनिसेलुलर पढ़ रहे हैं, और जिनको नहीं पता यूनिसेलुलर क्या होता है समझो, यूनि मतलब होता है एक, यूनि मतलब होता है एक, और सेलुलर मतलब होता है सेल। तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। अब समझो सबसे पहला है बाइनरी फिजन। बेटा दो वर्ड्स होते हैं याद रखना, एक होता है फिजन, फिजन, और एक होता है फ्यूजन। समझो फिजन का मतलब होता है क्या, फिजन का मतलब होता है टूटना। फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना, ब्रेक डाउन होना, ब्रेक। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, मिलना। एग्जैक्टली ऐसे ही कॉपी में आपको लिखना है कि फिजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है। क्यों लिखना है, क्योंकि भाई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिजन और फ्यूजन में। फिजन का मतलब टूटना और फ्यूजन मतलब मिलना, दोनों इसी चैप्टर में पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो फिजन, अब समझो अगली चीज, बाइनरी। बाई मतलब होता है दो, क्या होता है, दो। फिजन मतलब होता है टूटना, यानी कि अगर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में टूट जाए तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। किस में देखने को मिलता है ये, अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब समझो सीन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, इन सब में देखने को ये मिलता है, ठीक है। अब समझते हैं, तो ये अमीबा है भाई, ये सेल डिवाइड हो रहा है, पेन चेंज करते हैं, समझो ये अमीबा है, अमीबा डिवाइड हो गई, क्या हो गया, दो सेल्स बन गए। लेकिन इसमें ना एक प्रोसेस यूज होता है, क्या होता है, एक प्रोसेस। दो चीजें होती हैं भाई, एक होता है क्या, कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, और एक होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस बेटा बहुत ध्यान से समझते हैं। देखो एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही ऐसे होममेड एग्जांपल है, होममेड एकदम घर पे बनाया हुआ, ठीक है। समझो क्या है, लिख के समझाती हूँ। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, नोट डाउन कर लो, इसको इरेज कर रहे हैं हम, या फिर एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं भाई। देखो समझो, फॉर एग्जाम्पल ये एक घर है, ये एक घर है, ठीक है। इस घर में दो रूम है, ठीक है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, ठीक है। वॉशरूम है, किचन है, ठीक है। एक छोटा सा घर है, ठीक है, हैप्पी फैमिली है, दो बच्चे हैं, देखो हस्बैंड वाइफ है, मदर फादर, कौन कौन रहता है इस घर में उसकी बात हो रही है, उनके दो बच्चे हैं, उनके दो बेटे हैं, ठीक है। अब सुनो हुआ क्या, ये आराम से प्यार से रहते हैं, ठीक है, और लेकिन फिर एक मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े वाले बेटे की शादी कर देते हैं। अब देखो होगा क्या, जब शादी कर दी तो फिर उनको एक रूम जो है वो सेपरेट दे दिया, तो ये वाला रूम दे दिया सेपरेट, ठीक है। पेरेंट्स ने बोला कोई बात नहीं, हम लोग इस वाले रूम में मैनेज कर लेंगे, उन्होंने मैनेज कर लिया, ठीक है। और इतना पैसा नहीं है कि दोबारा एक नया घर बना दे,
ठीक है, तो बस वो काम चला रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने भाई दूसरे बेटे की शादी हुई तो उन्होंने बोला कोई नहीं, आप सेकंड वाला रूम यूज कर लो, हम लोग छत पे चले जाएंगे। तो रूम नंबर 1 भी यूज हो गया, रूम नंबर 2 भी यूज हो गया, वो लोग छत पे चले गए। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब लड़ाइयां हो रही हैं, छोटी छोटी घर की लड़ाइयां हो रही है। कैसे कि भाई तूने किचन में ऐसे कैसे किया, ठीक है, या फिर ये सामान यहाँ क्यों रखा, वो सामान वहां क्यों रखा। अब डेली 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 जब लड़ाई होंगी तो क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। लेकिन डिवीजन करेंगे कैसे, क्या प्रोसेस होगा डिवीजन करने का, एक बात बताओ। अगर हम डिवीजन ऐसे करें, देखो अगर हम बोले हमें सेल डिवाइड करना है और सेल डिवाइड इस तरीके से करते हैं कि भाई ये वाला पोर्शन जो है बड़ा वाला बेटा ले लेगा और ये वाला पोर्शन जो है वो छोटा वाला बेटा ले लेगा, तो क्या होगा, एक के हिस्से में दोनों रूम आ रहे हैं और दूसरे के हिस्से में वॉशरूम और किचन। हमने बोला कि ठीक है ऐसे नहीं करते, गलत तरीका है बंटवारे का, ऐसे करते हैं, ऐसे डिवीजन। तो एक के हिस्से में रूम आ जाएगा, ठीक है, रूम मिल गया, और वॉशरूम आ जाएगा, दूसरे वाले में रूम और किचन। फिर से प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि डिवीजन ऐसे भी नहीं करना। तो डिवीजन करने का सही तरीका क्या है, डिवीजन करने का सही तरीका क्या है कि पहले आप उसी में 2 किचन बनाओ, 2 वॉशरूम्स बनाओ, उसके बाद में फिर डिवीजन करो, वरना काम नहीं चलेगा। सेम ऐसे ही सेल के अंदर भी क्या होता है, अगर एक सेल है, देखो अगर क्या है एक सेल, और एक सेल के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस होगा भाई, सिंपल सी बात है। तो ये एक सेल है और एक सेल के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस। अब आप एक ही सेल से जब 2 सेल बनाओगे तो जरूरी है कि आप पहले 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कराओ। क्या कराओ, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन। तो पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, यानी कि कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। देखो लिखते हैं कैरियो काइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब डिवीजन। यानी कि जब भी सेल का बंटवारा होगा, जब भी सेल डिवाइड करेगा तो क्या करना पड़ेगा, पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद में होगा साइटोकाइनेसिस। क्या होगा बेटा, साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस मतलब क्या होता है, डिवीजन। इसका मतलब जब भी डिवीजन करोगे तो पहले क्या करोगे, न्यूक्लियस डिवाइड, फिर क्या करोगे, साइटोप्लाज्म डिवाइड। तो पहला प्रोसेस हो गया कैरियोकाइनेसिस और दूसरा प्रोसेस हो गया साइटोकाइनेसिस। अब बेटा एक बात समझो, याद रखना हमेशा, बायोलॉजी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई वर्ड जो है वो बेवजह ऐसे ही हो। हर वर्ड की मीनिंग होती है। जैसे कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब डिवीजन, साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन। ऐसे ही अगर आपको हर वर्ड की मीनिंग पता होगी तो आपको ना फिर इजी लगेगी बायोलॉजी। पूरी बायोलॉजी का सेम रूल है, आप कोई भी वर्ड आपको मीनिंग पता है, समझ आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अब चलते हैं पीछे दोबारा से, देखो क्या होगा। इन दिस फर्स्ट सूडोपोडिया विथड्रॉन कैरियोकाइनेसिस, पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड, यानी कि जो पेरेंट सेल है उनका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, एंड देन द साइटोप्लाज्म, और उसके बाद में क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल। उसके बाद में आप इजीली बंटवारा कर सकते हो, 2 सेल्स बना सकते हो, ठीक है। इट अकर ड्यूरिंग हाईली फेवरेबल कंडीशन, और ये कब होता है, जब कंडीशंस बहुत ज्यादा फेवरेबल होती है, ठीक है। अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं होंगी तो सेल डिवाइड नहीं करेगा। अमीबा के केस में किसी भी प्लेन में डिवीजन हो सकता है, मतलब ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि ऐसे डिवाइड हो, ऐसे डिवाइड हो, ऐसे डिवाइड हो, कैसे भी डिवाइड हो सकता है, किसी भी प्लेन में डिवाइड हो सकता है। तो एक न्यूक्लियस था पहले, एक न्यूक्लियस जो था, देखो पहले एक न्यूक्लियस ऐसे था, थोड़ा सा ऐसे फैल गया, ठीक है, फिर उसके बाद में सेल इस तरीके से हो गए, तो उनमें अलग अलग न्यूक्लियस बन गया, और उसके बाद में 2 अलग अलग सेल बन गए। क्या आपको समझ में आ चुकी है इतनी बात? ये था आपका बाइनरी फिजन, ठीक है। आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, बहुत काम की है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं, और 3 नंबर के और 5 नंबर के आते हैं, ठीक है। अब समझो आगे। अब है मल्टीपल फिजन। क्या बेटा, मल्टीपल फिजन। आपको मल्टीपल का मतलब पता है, मल्टीपल मतलब बहुत सारे बार, ठीक है, और फिजन मतलब भी पता है, डिवीजन। तो मल्टीपल फिजन का मतलब है जब क्या हो, एक ही सेल बहुत बार डिवाइड कर जाए। क्या कर जाए, एक सेल बहुत बार डिवाइड। समझते हैं ऐसा कब होता है, क्यों होता है। तो देखो, जैसे मान लो एक सेल है, एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। हमने क्या बोला था, पहले हमेशा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तो भाई ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, इस न्यूक्लियस ने डिवाइड कर लिया, लेकिन कंडीशंस बाहर की इतनी अच्छी नहीं है कि ये सेल टूट के 2 सेल कन्वर्ट किए जाएं। कंडीशंस अच्छी नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है। तो क्या होगा, यही सेल और सेल्स बना लेंगे, और न्यूक्लियस बनेंगे, और न्यूक्लियस बनेंगे, न्यूक्लियस बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, बहुत बार डिवीजन हो गया, ठीक है। और इस प्रोसेस में ये जो बाहर जो आपका पूरा है, यहाँ पे बन जाता है सिस्ट। क्या बन जाता है, सिस्ट। एक वॉल बन जाती है, इसका नाम है सिस्ट।
लेकिन जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये सिस्ट वॉल जो है वो ब्रेक हो जाती है, और जैसे ये ब्रेक होती है, देखो ये सिस्ट वॉल जो है ब्रेक हो गई, और इसमें से क्या हो गए, स्पोर्स निकल के, मतलब जो आपके न्यूक्लियस है वो निकल के बाहर चले जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये मल्टीपल फिजन का एक तरीका है। किसमें देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है मलेरिया पैरासाइट में। किसमें देखने को मिलता है? मलेरिया पैरासाइट। अब बेटा समझते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सीन इन प्लाज्मोडियम किसमें देखने को मिलता है? प्लाज्मोडियम में। और प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया पैरासाइट। इन दिस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, बेटा पिछला जो हमने पढ़ा था वो फेवरेबल कंडीशन में डिवीजन हो रहा था, इसलिए एक से सीधा दो बन रहे थे। यहाँ पे कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, इसलिए एक से सीधा दो नहीं बन रहे, बहुत बार डिवाइड होगा। तो कंडीशन कैसी है? अनफेवरेबल। द पेरेंट डेवलप थिक रेसिस्टेंट वॉल। अब बोल रखा है कि भाई जो पेरेंट है वो अपने आसपास एक थिक सी रेसिस्टेंट सी वॉल बना लेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट। विद इन द वॉल द साइटोप्लाज्म डिवाइड मैनी टाइम। और वॉल के अंदर जो आपका साइटोप्लाज्म है वो बहुत बार डिवाइड करेगा, ठीक है, और बहुत सारे प्लाज्मोडिया बना देगा। क्या बना देगा? मैनी प्लाज्मोडिया। When conditions become favorable, जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होंगी सारे के सारे प्लाज्मोडिया बाहर निकल के फैल जाएंगे। समझ में आ गई इतनी बात? और इसी को हमने बोला मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट पढ़ेंगे बडिंग। देखो बडिंग क्या होता है। अब बेटा जैसे ही हम बडिंग बोलते हैं, जैसे ही क्लास में भी जब हम बडिंग का नाम लेते हैं तो बडिंग सुनते ही बच्चे सीधा बोलते हैं हाइड्रा। लेकिन हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ईस्ट सेल। क्या पढ़ेंगे? ईस्ट सेल। अब समझो सीन इन ईस्ट, भाई ये दो बार आ गई है लाइन गलती से, हाँ एक ही बार लिखनी है आपको, ये वाली नहीं लिखनी, मैं समझा देती हूँ पहले। तो इसमें होता क्या है, ये ईस्ट सेल में देखने को मिलता है, ईस्ट सेल के ऊपर से एक आउटग्रोथ निकल जाती है। क्या निकलती है? एक आउटग्रोथ, और वो धीरे धीरे डेवलप होती है। डेवलप होते होते जब उसकी फुल ग्रोथ हो जाती है तो वो बॉडी से, ईस्ट सेल की बॉडी से, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है। डिटैच होने के बाद में फिर वो अपनी ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट कर देती है। अब समझो, तो इन ईस्ट सेल, ईस्ट क्या एक फंगस है, द पेरेंट ईस्ट सेल डेवलप एन आउटग्रोथ। देखो ये ईस्ट है, इसके ऊपर से एक आउटग्रोथ बन जाती है। ये धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, और जब ये फर्दर और बड़ी हो जाती है इसमें न्यूक्लियस चला जाता है। देखो न्यूक्लियस का ट्रैवल हो रहा है, तो न्यूक्लियस चला गया, उसके बाद में ये बॉडी से अलग हो जाती है। अब देखो यहाँ पे ये, तो बेटा ये आपका ईस्ट पेरेंट सेल है जिसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस चला गया बर्ड में, बर्ड का न्यूक्लियस अलग हो गया, सेल का न्यूक्लियस अलग हो गया। लेकिन अगर कंडीशंस बहुत ज्यादा अच्छी होंगी, फेवरेबल होंगी, तो क्या हो जाएगा? बहुत सारी चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चेन लाइक स्ट्रक्चर। किस कंडीशन में? फेवरेबल। देखो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी अभी तक। हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा बाइनरी फिजन कब होता है? फेवरेबल कंडीशन में। बेटा कब होता है? फेवरेबल में। फिर हमने पढ़ा क्या? मल्टीपल फिजन कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में। फिर हमने पढ़ा बडिंग। बडिंग में जब चेन लाइक स्ट्रक्चर बनती है तो कब बनती है? जब कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं, फेवरेबल होती है। समझ गए इतनी बातें? आगे बढ़ते हैं। समझो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि पहले हम यूनिसेलुलर पढ़ेंगे, उसके बाद में हम मल्टी सेलुलर पढ़ेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखो सबसे पहली चीज है फ्रेगमेंटेशन। क्या है सबसे पहला? फ्रेगमेंटेशन। समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लो एक बॉडी है जो छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया आपने, उसको टूट गई वो, ठीक है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, टुकड़े मतलब फ्रेगमेंट, उसमें डिवाइड हो गई। अब क्या होगा? जब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी तो उसके बाद में वो दोबारा से अपनी फुल ग्रोथ कर लेगी, और इसी को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। समझो सीन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसमें देखने को मिलता है? मल्टी सेलुलर में। हैविंग अ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत सिंपल होती है। क्यों बोला इन्होंने ऐसा? इसलिए बोला क्योंकि हम, मैं, तुम, जितने भी ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर। लेकिन हम सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये स्पाइरो वगैरह क्या है? सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ब्रेक हो जाती है स्मॉल पीसेस में, जिसको आप फ्रेगमेंट भी बोल सकते हो, और फिर हर फ्रेगमेंट के पास में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक अपना अलग इंडिविजुअल बना सकती है। समझ गई बात? तो बेटा ये है क्या? स्पाइरो वगैरह, ठीक है। कैसा दिखता है? एस बनाना होता है बस आपको अंदर, ठीक है, ऐसा दिखता होता है आपका स्पाइरो वगैरह। स्पाइरो वगैरह है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट कर दिया इसको, और इसके जो अलग अलग फ्रेगमेंट होंगे, अलग अलग पार्ट होंगे, उनके पास कैपेसिटी है कि वो नए सेल्स बना ले, मतलब पूरी नई बॉडी बना ले, इंडिविजुअल बन जाए। अगली चीज समझो रीजनरेशन क्या होता है बेटा। रीजनरेशन का मतलब होता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट टूट गया, कट गया, तो वो दोबारा से जनरेट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? रीजनरेशन। अब समझो
लिजर्ड जो होती है छिपकली, उसकी पूंछ अगर कट जाती है तो वो दोबारा से आ जाती है, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि जो पूंछ जो कट गई है, जो पार्ट कट गया अलग, उससे पूरा एनिमल बन जाए, इंसेक्ट बन जाए? ऐसा होता है? नहीं होता ऐसा। रीजनरेशन का मतलब है सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट अगर कट गया तो वो पार्ट बन जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ आती है बेटा? कंफ्यूजन आती है इस एग्जाम्पल को देख के। जैसे ही हम एग्जाम्पल देखते हैं प्लेनेरिया, तो हमें लगता है कि जो अभी हमने पीछे पढ़ा था रीजनरेशन और क्या कहते हैं फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस ही क्या है? क्योंकि देखो ये अलग अलग पार्ट में कट गए और फिर अलग अलग बॉडीज बन गई, तो फिर क्या ही फर्क है भाई? दोनों में सेम ही तो है। फर्क ये है इसमें सिर्फ कटा हुआ पार्ट बनता है। लेकिन जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है, वो एग्जांपल किसका दिया है? ऐसे ऑर्गेनिज्म का दिया है जिसके पास सबसे ज्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी है, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी को रीजनरेट कर सकती है, इसके पास इतनी कैपेसिटी है। समझ के बाद अब समझो, इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये किसी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है टू डेवलप देयर लॉस्ट पार्ट। इनका जो पार्ट लॉस्ट हो गया, कट गया, अलग हो गया, वो दोबारा से बन सकता है। सो हाईली रीजनरेटिव कैपेसिटी, इट इज ऑल्सो अ मीन ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये भी एक रिप्रोडक्शन का मीन है, तरीका है। और इसका एग्जाम्पल क्या दिया है इन्होंने? प्लेनेरिया। लेकिन प्लेनेरिया में जो है उसके पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी है, इसलिए इसने हर पार्ट से पूरी पूरी बॉडी बना दी है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? रीजनरेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ठीक है, अब आगे समझते हैं बर्डिंग। अभी हमने पीछे बर्डिंग पढ़ा था, लेकिन वो किसमें पढ़ा था हमने? यूनिसेलुलर में। अभी हम बर्डिंग पढ़ रहे हैं किसमें? मल्टीसेलुलर में। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम हाइड्रा के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रा। सीन इन हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा डेवलप बाय इट। और देखो लोअर एंड पे क्या होता है? लोअर एंड पे दिख रहा है बेटा? कलर चेंज करते हैं फिर देखेगा। देखो लोअर एंड पे ना ये छोटी सी बॉडी निकल के आई है, फिर ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, फिर ये थोड़ी सी और बड़ी हो गई है, और जब इसकी फुल ग्रोथ हो जाती है तो ये क्या हो जाती है? डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है। समझ में आई बात? और इसी को हम बोल देते हैं क्या बेटा? बर्डिंग। तो ये हाइड्रा में देखने को मिलता है, और लोअर एंड पे एक छोटी सी बॉडी डेवलप हो जाती है जिसको आप बर्ड बोलते हो। पेरेंट सेल में से धीरे धीरे वो डिटैच हो जाती है और फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाती है। तो ये आपका था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब समझो बेटा आगे, ये लास्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पेपर में आता है, इसका भी क्वेश्चन करेंगे हम। स्पोर फॉर्मेशन। समझो स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि जो ब्रेड होता है ना, ब्रेड पे लग जाती है फंगस। तो वो जो फंगस है वो किस तरीके से लगती है? स्पोर फॉर्मेशन। समझते हैं। तो सीन इन राइजोपस, इसमें देखने को मिलता है ये राइजोपस में। और राइजोपस क्या है? एक फंगस है। राइजोपस बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। राइजोपस की जो बॉडी होती है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है। ये देख रहे हो ये स्ट्रक्चर्स, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप हाइफे भी बोलते हो। क्या बोलते हो? हाइफे। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है। कैसी होती है? इरेक्ट होती है, ऐसे सीधी होती है ये। ठीक है, और इनके ऊपर होता है स्पोरेंजियम। क्या होता है? ये स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर भरे हुए होते हैं छोटे 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 स्पोर्स। क्या भरे हुए होते हैं? स्पोर्स। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये बस्ट हो जाता है स्पोरेंजियम, सारे स्पोर बाहर निकल जाते हैं और जो भी आसपास की चीजें होती हैं उन सब पे फैल जाते हैं। तो मान लो अगर आसपास में कोई भी खाने की चीज पड़ी है, ब्रेड पड़ा है, तो उस पे फंगस लग जाएगी स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। स्पोर आर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज। और स्पोर्स होते क्या हैं? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज होती हैं। ठीक है, और इनके पास में एक थिक प्रोटेक्टिव वॉल भी होती है। दे आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। और ये कब प्रोड्यूस होते हैं? तुम खुद बताओ। अभी मैंने पीछे पढ़ाया था प्लाज्मोडियम में कि जब कंडीशन अच्छी नहीं है तो सेल के अंदर ही डिवाइड करते जाएंगे। सेम यहाँ पे होता है, जब कंडीशन बाहर अच्छी नहीं होती तो ये डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, और अपने अंदर बहुत सारे स्पोर्स बना लेते हैं। दे आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, स्पोर्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं सुटेबल मीडियम में और वहां पे नया इंडिविजुअल बना देते हैं, यानी नई फंगस बना देते हैं। समझ के बाद स्पोर फॉर्मेशन ये था पूरा, और आपको ये याद होनी चाहिए डेफिनेशन, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब समझो, अब पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। समझो क्या होता है। हमारा जो प्लांट होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट मतलब लीव्स, रूट्स, स्टेम्स। ठीक है, ये सब आपके वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। तो अगर प्लांट अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट की जगह, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट से नहीं, वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन करता है तो हम उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। समझो, मेथड बाय विच प्लांट रिप्रोड्यूस बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, जिसमें प्लांट क्या करे? अपने वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके रिप्रोडक्शन करे, जैसे कि रूट, स्टेम एंड लीव्स, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। अब देखो टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पहला नेचुरल, जो नेचर में खुद से हो रहा है, और दूसरा आर्टिफिशियल, जो हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, अब समझो, नेचुरल में आता है मिंट रिप्रोड्यूस करते हैं नेचुरली बाय रूट्स।
ठीक है। जो मिंट है वो रूट के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, शुगर केन जो होती है और जैस्मीन जो होती है वो स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन करती है। ब्रायोफाइलम बाय लीव्स, ये ब्रायोफाइलम है, देखो ये ब्रायोफाइलम है और इसकी ना यहाँ पे ऐसी लीव्स लगी होती है। अब जब ये लीव्स नीचे गिर जाती हैं सॉइल पे तो वहां से एक नया प्लांट आ जाता है और ये इनका रिप्रोडक्शन का तरीका है ब्रायोफाइलम का। समझ के बाद अगर हम बात करें आर्टिफिशियल की तो उसके अंदर आता है आपका टिश्यू कल्चर, हम पढ़ेंगे। और आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो टिश्यू कल्चर होगा, ठीक है बेटा। चलो समझते हैं, हम समझेंगे इंपोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। भाई जब आपको नेचुरली रिप्रोडक्टिव पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, प्लांट्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वो वेजिटेटिव पार्ट को यूज करके क्यों करें रिप्रोडक्शन? कुछ तो फायदा होगा ना, जब भी तो कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, अगर कुछ सीड्स हैं जो रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी खो चुके हैं, जो वाइबल नहीं है, उनसे भी आप क्या करा सकते हो, रिप्रोडक्शन करा सकते हो। साथ में ये फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी आपको जल्दी से जल्दी आपकी जो यील्ड है वो मिल जाएगी, ठीक है। अब समझते हैं, प्लांट कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर। अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत लेट फ्लावर्स फ्रूट आ रहे हैं पर आपको अर्ली चाहिए, जल्दी चाहिए, तो आप क्या कराओगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराओगे। बहुत अच्छा मेथड है। अगली चीज, प्लांट विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस viable and can also reproduce by vegetative propagation। अगर कोई ऐसा प्लांट है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, अपनी कैपेसिटी खो चुका है, तो वो भी इस प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन कर सकता है। ऑल प्लांट आर जेनेटिकली ऑलमोस्ट सिमिलर। सारे के सारे प्लांट कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, पेरेंट प्लांट जैसे होते हैं। सीडलेस वैरायटीज आप यहाँ से बना सकते हो। सीडलेस वैरायटीज कैसे, सोचो कितना अच्छा होगा ना अगर वाटरमेलन हो जिसमें सीड्स ही ना हो। वो प्रोसेस भी किसके थ्रू पॉसिबल है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। ये चारों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपको याद करने हैं, क्वेश्चन करेंगे अभी हम, ठीक है। अब समझो अगली चीज, टिश्यू कल्चर समझते हैं बेटा। टिश्यू कल्चर क्या होता है, लास्ट टॉपिक, उसके बाद में 5 क्वेश्चन और फिर क्लास खत्म, ठीक है। अब समझो बेटा टिश्यू कल्चर होता क्या है। आप क्या करते हो, ये एक टेक्निक है जिसमें आप ना सॉइल को यूज नहीं करते। हाँ, आप एक प्लांट की ग्रोथ करा रहे हो पर आप सॉइल को यूज नहीं कर रहे हो। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में पढ़ लेंगे जो भी लिखा है। तो आप क्या करते हो, एक स्टेम से कुछ सेल्स निकालते हो, ठीक है, कुछ टिश्यूज निकालते हो, सेल्स निकालते हो और फिर उनको एक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ग्रोथ कराते हो। न्यूट्रिएंट मीडियम क्या होता है, वाटर होता है, बस उसमें सारे मिनरल्स होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो भी सॉइल के अंदर होते हैं। और उसी में फिर आप उस सेल को डाल देते हो, सेल डिवीजन होगा, सेल की ग्रोथ होगी, टिश्यू बनेगा। उस टिश्यू से कुछ लीफलेट्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पत्तियां वगैरह बन जाएंगी, तो उसको निकाल के आप दूसरे वाले कल्चर मीडियम में डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरे कल्चर मीडियम में डाल दोगे, उसको निकाल के फिर मिट्टी में लगा दोगे, और ये ही होता है टिश्यू कल्चर। समझते हैं, टेक्निक ऑफ डेवलपिंग न्यू प्लांट फ्रॉम अ सेल। ये एक टेक्निक है जिससे आप क्या कर सकते हो, नए सेल्स बना सकते हो। ये एक टेक्निक है जिससे आप सेल से न्यू प्लांट बना सकते हो, ठीक है। और टिश्यू इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम, किसके अंदर बेटा, न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर, अंडर अ एसेप्टिक कंडीशन। अच्छा, एसेप्टिक कंडीशन क्या होता है, एसेप्टिक कंडीशंस वो कंडीशन होती हैं जिसमें आप प्लांट को ग्रो करा रहे हो तो सिर्फ प्लांट ही ग्रो करेगा, कोई और ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एसेप्टिक कंडीशंस। द सेल्स और टिश्यूज इज प्लेस्ड इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम। सेल और टिश्यू जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लेस होते हैं, वेयर इट फॉर अ मास ऑफ सेल कॉल्ड सेलस। और वहां पे एक सेल का पूरा बंच, एक पूरा गुच्छा बन जाता है जिसको आप सेलस बोलते हो। इस सेलस को फिर आप ट्रांसफर कर देते हो एक दूसरे मीडियम में, ठीक है, वहां पे डिफरेंशिएट करता है और एक प्लांट बना देता है। इस प्लांट को निकाल के आप मिट्टी में लगा देते हो और एक पूरा बड़ा प्लांट बन जाता है। इसको आप टिश्यू कल्चर बोलते हो। और आपको ये भी याद करना है, मतलब क्लास ना बहुत छोटी सी है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और कितनी तारीख है आज, मतलब अब तो लगभग नवंबर खत्म है ना, 29 है, 29 नवंबर। तो बेटा अभी भी नहीं पढ़ रहे हो अगर, तो बेटा क्या कर रहे हो, पढ़ो। पता है अभी भी अगर तुम सिलेबस कवर कर लोगे, क्वेश्चंस कर लोगे, जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ वो सारे कर लोगे ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए। मतलब जब तुम सुबह उठते हो ना तो तुम्हारे पास उसी टाइम फिक्स टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तुम सुबह उठे, तुम्हारे पास पता होना चाहिए तुम्हें आज क्या करना है, एक फिक्स तुम्हारे पास डायरी होनी चाहिए, उसमें रात को लिख के सो। सुबह उठते ही फोन नहीं उठाना है, ये ना सबसे एक गलत डिसीजन होता है। सुबह उठते ही अगर आपने फोन उठाया ना तो सबसे बेकार डिसीजन है वो, आपका दिन खराब चला जाएगा। तो उठते ही ना आपके ना जस्ट जब मैं पढ़ती थी और जब मैं अभी भी जो चीजें पढ़ रही होती हूँ तो मेरे पास ना एक टारगेट लिस्ट होती है, मैं उसमें लिख लेती हूँ और मैं ना उसको अपने जस्ट सर के नीचे रख के सोती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, उसको निकालती हूँ और देखती हूँ क्या क्या करना है। फोन नहीं उठाना, सबसे पहले उठते ही आपके मन में आना चाहिए कि आपके बोर्ड्स कब से, आपका साइंस का पेपर, मैथ का पेपर कब है, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कितना सिलेबस बचा है, कितनी रिविजन करनी है। अभी के लिए कर लो, 10th के बाद में फिर टाइम मिलेगा
उस टाइम पे आराम से जो करना है वो करना, समझे बात। तो बहुत जरूरी है कि आपके टारगेट होने चाहिए। मतलब एक दिन में कितना पढ़ रहे हो भाई, अभी अगर आप अभी भी 6-7 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो टारगेट लिस्ट बनाओ, अपने पिलो के नीचे फोन को रख के नहीं सोना है, अपनी डायरी को रख के सोना है। उस डायरी में सब कुछ लिखा होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। फोन से बिल्कुल दूर रहो। धीरे धीरे ना जब फोन से दूर हो जाओगे तो आपको मजा आने लग जाएगा पढ़ने में, फिर कि हाँ ठीक है अच्छा हुआ कि छोड़ दिया मैंने फोन, समझे बात। अभी समझते हैं आगे। तो ये टिश्यू कल्चर था, समझ में आ गया, ठीक है। अब समझो बेटा, क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन। अच्छा बायोलॉजी में देखो, केमिस्ट्री के जब हम चैप्टर्स पढ़ रहे थे तो वहां पे मैं प्रॉपर आंसर्स लिख के नहीं दे रही थी, क्योंकि ना रिएक्शंस होती हैं जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, हो जा रही थी। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, आप किस तरीके से आंसर लिखते हो ना, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बहुत अच्छे से आंसर लिखो, सुंदर सुंदर आंसर लिखोगे, ऐसे लाइंस बनाओगे साइड में, ठीक है। और ये कब हो पाएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे 3 घंटे का टाइम सेट करोगे, पेपर सॉल्व करोगे, तो फिर ना चीज अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। अब समझो, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, इजी क्वेश्चन। रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है, और उसके क्या बताने हैं, टाइप बताने हैं। हाउ आर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर में, मल्टीसेलुलर में किस तरीके से अलग है। अब कब आया था बेटा, ये 2019 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे मजे मजाक में हम इजी क्वेश्चंस नहीं कर रहे, हम पीवाईक्यू कर रहे हैं। अब समझो, रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन क्या है, न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन करना ऑफ द सेम स्पीसीज बाय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट इज 2 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रखा है भाई। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म बनाना, और ये 2 टाइप का होता है, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। फिर उन्होंने क्या बोला कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे अलग अलग है। तो भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जनरली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फिजन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन, जो हमने सारे के सारे पढ़ लिए। दे हैव ओनली वन celled, अच्छा celled, they have only one celled body and can multiply easily by simple cell division। ये इजीली क्या कर सकते हैं, सिंपल सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल मेथड भी रिप्रोडक्शन के लिए। सिंपल जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या यूज करते हैं, एसेक्सुअल जो हमने पढ़ा। लेकिन कुछ जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूज करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें गैमेट्स बनते हैं, उनका फ्यूजन होता है और उनका फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा बाय बडिंग, नेम द सेल यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन इन दिस प्रोसेस। भाई सुन, बोल रखा है आपको बताना है रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा बताना है। अच्छा मैंने, ठीक है, हाइड्रा बताना है आपको, यीस्ट नहीं बताना, मल्टीसेलुलर की बात हो रही है। तो आप हाइड्रा वाला सेम वही छापोगे और वही डायग्राम भी बनाओगे, ठीक है। आगे समझते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड बाइनरी फिजन इन लेशमेनिया। अब देखो भाई ये क्वेश्चन ना आता है, और जब आता है तो हमें लगता है कि यार दे ही रखा, लेकिन बेटा दे रखा है, बहुत सारी जगह पे दे रखा है और आपको पढ़ना होता है। अब समझो, हाउ डज रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट में कैसे होता है, पहले बाइनरी फिजन की बात करते हैं। तो बाइनरी फिजन जो है अमीबा में वो होता है इर्रेगुलर। मैंने बताया था ना, ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे भी, किसी भी प्लेन में हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, देखो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हमेशा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इस तरीके से ये डिवाइड होता है, देख रहे हो बेटा, इस तरीके से डिवाइड हो गया ये। ऐसा लगता है जैसे ना बनाना के पील्स होते हैं, बिल्कुल वैसा लगता है देखने में। मलेरिया पैरासाइट हम पढ़ ही चुके हैं, जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती तो एक ही उसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत बार डिवाइड करता है और बहुत सारे न्यूक्लियस बना देता है, ठीक है। और जैसे ही कंडीशन अच्छी होती है तो वो बस्ट होता है और पूरे में फैल जाता है। समझो अगली चीज, डिस्क्राइब रिप्रोडक्शन बाय स्पोर इन राइजोपस। 2017 का क्वेश्चन है और आप इसमें एग्जैक्टली ये लिखोगे, दिखाती हूँ आपको क्या लिखना है। आपको ये लिखोगे बेटा और ये डायग्राम भी बनाओगे। स्पोर फॉर्मेशन पूरा हो रही है, अभी समझा हमने, ठीक है। अगली चीज समझो, बोला व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, तो सिंपल बात है, अगर प्लांट वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके रिप्रोडक्शन करता है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। कौन से पार्ट, जैसे कि रूट, जैसे कि स्टेम, जैसे कि लीव्स, इनको यूज करके, ठीक है। अगली चीज क्या बोला, क्या क्या फायदे हैं, मतलब क्यों यूज कर रहे हो। कब का क्वेश्चन है बेटा, 2017 का क्वेश्चन है। एडवांटेज, तो बोला डिजायरेबल कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे। आप क्या क्या चीजें चाहते हो, आप चाहते हो बीज ना हो, ठीक है, डिजायरेबल कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा, सीडलेस प्लांट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये एडवांटेज हो गए दो। अब डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, तो भाई यहाँ पर ना आपके क्लोन्स बनेंगे, यानी कि जेनेटिकली सिमिलर बनेंगे, कुछ डिफरेंस नहीं होगा।
तो जैसे ही कोई एनवायरमेंटल चेंजेस होंगे, कुछ भी होंगे, तो सारे के सारे प्लांट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बोल रखा है प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड पॉजेस लेस विग्रस एंड मोर prone to डिजीज। भाई बोल रखा है कैसे होंगे, अगर कोई भी बीमारी होती है, कोई भी डिजीज होती है, तो सबसे पहले इनको हो जाएगी। प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड शो नो जेनेटिक वेरिएशन, और जब भी जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होती तो क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। कैसे प्रॉब्लम होती है, देखो सिंपल सी एक बात समझते हैं। जैसे मान लो जो एक सबसे पहले ह्यूमन बना होगा उसमें वेरिएशंस नहीं होती, सारे के सारे सेम 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 होते, तो कोई भी एक नई डिजीज आती तो सारे के सारे सबकी डेथ हो जाती। जैसे कोरोना आया था अभी, तो कुछ लोग थे जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, कुछ अच्छे मतलब चेंजेस थे, उनमें वेरिएशंस हो रखी थी। अगर सारे सेम टाइप के होते ना तो सारी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाती। इसीलिए हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेफर करते हैं एसेक्सुअल के बजाय। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होती, जबकि जेनेटिक वेरिएशंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा और हमने 5 क्वेश्चन किए। अगर आप ये 5 क्वेश्चन याद कर लोगे ना बेटा, तो मतलब आपने ये लेक्चर पूरा याद कर लिया, ऐसा है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। जितने भी हमने क्वेश्चन किए, जो भी हमने चीजें पढ़ी, आपको करना है, सारी चीजें याद करनी है, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, और अभी भी टाइम है कि आप कर सकते हो इतना। ठीक है, अभी दिसंबर जनवरी 2 मंथ तो आपके पास पूरे पूरे हैं। ठीक है, तो सिलेबस भी कवर हो जाएगा, चीजें याद भी हो जाएंगी और नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो बेटा पढ़ते रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।